जय माँ सरस्वती। मैं अपने हिंदी चैनल हिंदी विद मंजू मैम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास का लेसन दादी माँ पढ़ेंगे। यह एक कहानी है, गद्य की कहानी विधा के अंतर्गत आता है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है कि वे अपनी दादी माँ के कितने पास होते थे और उनकी यादें हमेशा उनके साथ रहती है। उन्हें एक पत्र मिलता है जो कि उनके छोटे भाई किशन ने लिखा था और उसमें बताया था कि दादी माँ का निधन हो गया है और इस प्रकार से कैसे उन्हें वो सारी बातें याद आती है, जो पल उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ बिताए थे। आओ लेसन पढ़ते हैं। दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। कमजोरी बताइए उन्होंने, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई आते ही, यानी जिंदगी में कोई कठिनाई आ जाती है तो उनका मन अनमना सा हो जाता है। आज वे 20 वर्ष के हो गए होंगे, यानी बीसों गर्मी बरसात और वसंत उन्होंने अपनी जिंदगी में देख लिए हैं। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक ने इसमें कहा है कि जो मेरे शुभ चिंतक यानी अच्छा सोचने वाले जो मित्र हैं वो मुंह पर तो मेरी प्रशंसा करते हैं, आने वाली छुट्टियों की मुझे सूचना देती हैं, लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से ही होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक कहते हैं कि जो बातें मेरे मित्र मेरे बारे में सोचते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं अगर उनके बारे में सोचता हूँ तो कहता हूँ अच्छा ठीक है, अब उनके बारे में कभी नहीं सोचूंगा, जाने देता हूँ उन बातों को। और ऐसा सोचने से होगा ही क्या, लेकिन अनायास ही मेरे आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान बिल्कुल स्वच्छ और शीतल किसी की धुंधली छाया यानी किसी की याद आ जाती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। कवार एक महीने के नाम है, आसीवन का महीना जिसे कि कवार कहा गया है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बह कर आए हुए मोथा और साई ही पान की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें था नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो इसमें लेखक ने अपने गांव का वर्णन किया है कि कवार का महीना जैसे ही आ जाता है मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरें लेने लगता है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की जो घास होती है जो कि आधी गली हुई होती है, गेहूं और वन प्याज की जड़ें और अनेक प्रकार की बरसाती घासों के बीज पानी में बहकर आ जाते हैं और सूरज की गर्मी पड़ती है तो पानी खोलने लगता है और उस पानी में वो घास सड़ जाती है, जिससे कि एक विचित्र सी गंध यानी एक महक सी उसमें आने लगती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। यानी गांव में जो जलाशय यानी तालाब होता है जो कि झागों से भरा हुआ होता है, गाँव के बच्चे उसमें नहाने के लिए कूद जाते हैं। अपने आप मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगवन में चिवड़ा और गुड़ न मिले कोई दुख नहीं, चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो लेखक क्या कहता है कि हर मौसम की अपनी अपनी बात होती है, हर महीने की अपनी अपनी बात होती है, लेकिन आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो भी मुझे अफसोस नहीं है। पर उसने क्या मिलने के लिए कहा है कि कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग से भरे हुए तालाब में अगर स्नान न करें तो ये हमारे लिए बड़े खेद की बात होती है।
मैं भीतर हुड़क रहा था। एक दिन ही तो कूद का था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो इसमें लेखक अपनी बीमारी के बारे में बताता है कि जलाशय में वो स्नान करके आने के बाद में उसे थोड़ी बुखार हो जाती है। तो मैं अंदर बुखार से हुड़क रहा था। थोड़ी देर के लिए ही तो कूदा था। जलाशय में नहा धोकर बाहर निकला ही था कि बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने लेखक को क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर और सिर में साधारण दर्द, और खाने के लिए इस बीमारी में उसको दिन भर नींबू और साबू का दलिया खिचड़ी जो भी है दिया जाता था। लेकिन इस बार लेखक को ऐसी बुखार चढ़ी कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, और जाड़ा लगने के कारण उनके ऊपर रजाई पर रजाई डाली जा रही थी। रात को 12 बजे तक बुखार उतरा था। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में जिसमें लेखक नहाता था। तो चादर लपेटे हुए सोया हुआ था। दादी माँ आती है और वो नहा कर आती थी। पतले दुबले स्नेह स्नेह शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रही। कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई तो है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो दादी माँ आती है, वो नहा कर आती है। उनका शरीर दुबला पतला है और सफ़ेद रंग की धोती पहने हुए है। उनके बाल है वो सन यानी पर्सन होता है, सन सफ़ेद रंग का, उनके समान सफ़ेद हैं, और उनके बालों से शीतल जल टपक रहा है जो कि उन्हें शीतलता प्रदान करता है। तो आते ही उन्होंने लेखक के सर को छुआ, पेट को छुआ, आंचल की गांठ खोल यानी अपने प्रेम को खोलकर किसी अदृश्य शक्ति के समान उनके मुंह में मिट्टी की डली है वो डाली है, और उनके माथे पर मिट्टी लगाती है। दिन रात चारपाई के पास ही बैठी रहती थी। यानी कितना प्रेम करती है दादी अपने बच्चों से। दादी हो या नानी, घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो बड़ा प्रेम करते हैं। तो वो कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बार बार छूकर उनके बुखार का अनुमान लगाती रहती कि बुखार उतरी है या नहीं उतरी। तो कैसे दादी के प्रेम को इसमें दिखाया गया है। और कहती कि हांडी में पानी आया कि नहीं आया, उसे पीपल की छाल में छोंका या नहीं छोंका, और खिचड़ी कैसी बनी है, मूंग बिल्कुल मिली या नहीं मिली है। तो इस प्रकार से लेखिका बहुत ही अधिक ध्यान रख रही थी। या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो घर में सीधा आ गया हो, यानी बाहर से उसने हाथ पैर वगैरह न धोए हो। यानी छूत की कोई संक्रामक बीमारी होती है तो उसमें यही होता है कि बाहर से आता है तो हाथ पैर धोकर अंदर आए। तो इस प्रकार से अनेक प्रश्न है वो दादी माँ पूछा करती थी और घर वाले से परेशान भी हो जाती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पका कर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सर की शीशी की विदाई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो लेखक कहते हैं कि मेरी दादी को गांव की अनेकों कहानियाँ किस्में याद थी। जो दवाइयों की किस्में होती है यानी जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो 50 थे। और जब भी कोई किसी के घर में बीमार होता तो गांव में दादी माँ घर घर में वहाँ पहुँच जाती
और वहाँ जाकर वो ही काम शुरू कर देती, यानी दवाइयाँ बताना। किसी का हाथ छूती, किसी का माथा छूती, किसी का पेट छूती, कभी भूत वगैरह की बताती, कभी मलेरिया, निमोनिया आदि जो भी बीमारी है उसका अनुमान लगा लेती थी। महामारी आती या फिर कोई संक्रामक रोग होता तो रोज सवेरे उठकर दादी माँ स्नान करती, घर में लवंग और गुड़ से मिले हुए जल से और गुग्गल और धूप करती थी। सफाई तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी। दवा में देर तो उनसे बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता तो वो बड़ा झल्लाती थी, या फिर चादर के गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे भी अब भी आता है, नौकर अब पानी दे जाता है, मेस वाला जो महाराज होता है वो मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे देता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख लेते हैं, कुनेन मिक्सर की शीशी की जो कड़वाहट होती है उससे बुखार भाग भी जाता है। पर लेखक को अब जो ये बुखार आता है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि जो दादी माँ उसकी दवा दारू करती थी वो अब नहीं रही थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। तो जब किशन भैया की शादी हुई तो दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना नहीं था, वो दिन भर घर से गायब रहती थी। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। यानी जब घर में शादी का माहौल होता है तो उत्साह भर जाता है, घर में पड़ोसी ने आती और वे दादी माँ को बुलाती, बार बार बुलाने पर वो बहुत देर से आती थी और कहती कि बहनों बुरा मत मानना, कारण का काम है, कार प्रयोजन यानी कारण जो शादी वगैरह का कारण होता है, ठीक है, एक काम अपने हाथ से नहीं करती हूँ तो कोई काम नहीं होता। और सब लोग ये जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती है, लेकिन अगर वो किसी भी कार्य में नहीं पहुँचती तो उस कार्य में विलंब यानी देर हो जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, सो न होगा धन्नो रुपए मैं सूद की आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल काटेगी। तो इसमें दादी माँ धन्नो को पैसे देती है और अब वो वापस नहीं लौटाती है तो उनके ऊपर वो बिगड़ जाती है, घर से बाहर ही उसको रोक लेती है। तो किस प्रकार से उनको डांटती है कि अब मुझे ब्याज सहित मेरे पैसे लौटा दो, अब फसल आएगी ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए कोई दोबारा से फसल नहीं बोई जाएगी, तो मुझे ब्याज समेत मेरे पैसे वापस कर दो। कर दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो गांव की जो रामी की चाची होती है वो रोती हुई अपनी मालकिन के आगे गिड़गिड़ाती हुई कहती है कि अब बिटिया की शादी है, आप मेरे पर अगर दया नहीं करोगी तो उसका निस्तार कैसे होगा, यानी कैसे बेड़ा पार होगा, उसकी शादी कैसे करूँगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई तो उसे वो पीछे हटने के लिए कहती है कि हट, अभी मैं नहा के आई हूँ, मुझे छूना मत। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक वहाँ पर उसी समय आ जाता है और ये अप्रिय यानी प्रसंग जो ये चल रहा था वो उनको अच्छा नहीं लगता है कि कैसे दादी माँ उनके ऊपर गरज रही है, कैसे पैसे मांग रही है, वो बेचारी गरीब है, देने में असमर्थ है और गिड़गिड़ा रही है। तो दादी माँ को रोकता है कि इसको ऐसे मत डांटो। तो दादी क्या कहती है, चल चल, चला है समझाने कि तू भी चल, मुझे मत समझा। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का।
कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीतने के बाद मैं इस प्रसंग को लगभग भूल सा गया, लेकिन एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिलती है। वह दादी को बहुत अधिक आशीर्वाद दे रही थी कि पूतो फलो दूधो ना हो, इस प्रकार से। तो जब मैंने पूछा कि क्या बात है, आप तो उनके ऊपर बड़े विह्वल हो रही हो, बड़ी दयावान हो रही हो, तो वो चाची बताती है कि मैं तो उऋण हो गई थी, यानी जो ऋण था मेरे ऊपर वो उतर गया, जो दादी माँ से पैसे लिए थे वो उतर गए। भगवान भला करे उस हमारी मालकिन का। कल वो मालकिन हमारे घर आई थी और जो पीछे के सारे रुपए हमें मांग रही थी वो सब छोड़ दिया, ब्याज सहित छोड़ दिया, और ऊपर से मुझे 10 रुपए का नोट भी दिया और कहने लगी कि देख धनो, जैसी तेरी बेटी है वैसी ही मेरी बेटी, 10 5 के लिए लोग हंसाई मत करना। और वो कहती है कि हमारी मालकिन तो देवता है बेटा, देवता जैसी औरत है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तरह पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। तो इसमें किशन के विवाह के दिनों की बात बताई जा रही है। तो विवाह के 4 5 रोज पहले से ये औरतें रात भर गाना गाती थी, यानी गीत गाती नाचती। विवाह की रात को एक अभिनय यानी नाटक किया जाता। इसमें जो सारे संवाद वगैरह होते थे, सारे दृश्य दिखाए जाते थे, वो सारे कार्य केवल औरतें ही करती थी, यानी जहाँ पर लड़के का कोई रोल करना हो वो भी औरत ही करती थी। और विवाह से लेकर पुत्र पैदा होने तक के सारे दृश्य लगभग उस नाटक में दिखाए जाते थे। तो लेखक ने बीमार होने के कारण बारात में लेखक नहीं जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। लेखक कहता है कि मेरा भाई, मेरा यानी मामा का बेटा भाई, वो भी दालान में ही सो रहा था। दालान होता है जो अंदर का कमरा होता है, उसको दालान कहते हैं। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी कि अंदर क्यों सो रहे हैं। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी जी कहने लगी कि कोई बात नहीं, लड़के हैं, इनसे क्या पर्दा है, ब्रह्मा और लड़के तो एक जैसे ही होते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भंडाफोड़ हो गया। तो मैं भी, दादी माँ ने मुझे भी वहाँ चारपाई पर सुला दिया और चादर उड़ा दी, और मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। मैं सोया नहीं था, उनकी बातों को सुन रहा था। कहीं जोर से हंस दूं ऐसा मन ही मन सोच रहा था। अगर ऐसा हो भी गया तो मेरा पूरा भेद खुल जाएगा और इनको पता चल जाएगा कि मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, इनकी बातें सुन रहा हूँ, और ये मुझे यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन भाभी की जो मजाकिया बातें थी उनको सुनी, तो उनको सुनकर मेरी हंसी रुक न पाई और मैं जोर से हंस पड़ा और मेरा भेद भंडाफोड़ हो गया, यानी भेद खुल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। तो देबू की माँ एक औरत होती है, वहां पर देबू की माँ, जब वो हंसा तो उसने चादर खींच ली और व्यंग्यात्मक रूप से क्या कहती है कि कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं इसको। हाथापाई शुरू हो गई, यानी मजाक मजाक में लड़ाई शुरू हो गई। दादी माँ देबू की माँ पर बिगड़ी और कहने लगी, क्यों इसके साथ झगड़ा कर रही हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ ही मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। तो जैसे ही सुबह रास्ते में देबू की माँ मिलती है तो
लेखक को वो कहती है कि ये कल वाला वो छोटा सा बच्चा ही है, और मुझे जोर से हंसी आ गई और मैं भाग लिया वहाँ से और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अव्यवधान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सुख पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टटी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्त की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। इसमें लेखक कहते हैं कि स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। यानी वह स्नेह और ममता की मूर्ति थी। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है, ये वायु रूपी चक्कर के समान घूमती रहती है। कभी जीवन में सुख होता है और कभी दुख भी होता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु हो जाने के बाद वे बहुत ही अधिक उदास रहने लगी और पूरा संसार है उन्हें धोखेबाज मालूम होने लगा। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे हमेशा कहते थे, कैसे धोखा दिया कि सदा कहते रहते थे कि पहले तुझे भेजूंगा फिर मैं जाऊंगा। तो पहले दादाजी चले गए, इसके कारण ये सारी बातें उन्हें झूठ लगने लगी और समझते थे कि दादाजी ने उसको धोखा दिया है। तो उनकी मृत्यु के बाद वे बिल्कुल उदास हो गई थी। तो समय है वो बड़ा चलायमान होता है, परिवर्तनशील होता है। कभी तो वे धन धान्य से युक्त थे, लेकिन दादाजी का जो श्राद्ध का अवसर था, उसमें जो मित्र यार थे, उन्होंने अत्यधिक धन संपत्ति खर्च करवा दी, जिससे उनके घर की स्थिति खराब हो गई थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। तो एक दिन की बात है, माघ का महीना था, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो दादी माँ गीली धोती पहने एक दिया जला रखा था उन्होंने, और वो अपनी स्नेह कातर आंखों से न जाने क्या सोच रही थी कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बात को टाल दिया और मुझे कहा कि चल चल, तूने भी खाना भी नहीं खाया है, चलो खाना खा लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के? तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। यानी जो घर की स्थिति है वो खराब हो गई थी। तो किशन भैया और पिताजी बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे। वे कह रहे थे कि जो रुपया पैसा लोगों को दे रखा है वो तो आ नहीं रहा है, और उनकी जो आवाज़ है वो रुआंसी हो चली थी। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोचते थे बेटा। तो उन्होंने कहा कि रोते क्यों हो? दादी माँ ने उनका माथा सहलाया और एक चमकती हुई सी चीज़ निकाल कर लेकर आई वो, और कहा कि ये कंगन मुझे तेरे दादाजी ने दिया था और मैंने इसे बड़े संभाल कर रखा है कि न जाने कौन सा वक्त आ जाए। जो पुराने लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो आगा पीछा सब सोचा करते हैं। ठीक है, तो आप रो मत, इसे बेचकर पैसे ले सकते हो। सचमुच मुझे दादी माँ शाप देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट यानी शाप से मुक्त कर देने वाली
देवी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई, मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पांखें फैला कर मेरी खिड़की पर बैठ गया। तो धुंधली छाया विलीन हो गई यानी मिट गई थी। जो दादी माँ की यादें आई हुई थी वो अब मिट गई थी। मैंने देखा कि दिन बहुत अधिक चढ़ गया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी काली पंखों को फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। जो किशन भैया ने पत्र भेजा था कि दादी माँ का निधन हो गया है, वो पत्र अभी हाथ में था और उसके हाथ कांप रहे थे, जिससे पत्र भी कांप रहा था। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं यानी उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उनसे जो स्याही से लिखे हुए अक्षर थे, उनको काली चींटियों के समान बताया है। धूमिल यानी वो मिटते जा रहे थे और उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच ही दादी माँ का निधन हो गया है। ठीक है, और वो अपने मन में बार बार उनसे एक ही सवाल उनके मन में उठ रहा था कि सचमुच दादी माँ का निधन हो गया है, दादी माँ नहीं रही है। तो किस प्रकार से लेखक ने अपने दादी माँ का वर्णन किया है इस कहानी में। थैंक्स, आपको कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स।